द टॉपिक इज प्लेनोसिमेट्री, राइट डाउन पीओएस। इसको शॉर्ट में पीओएस बोलते हैं, प्लेनोसिमेट्री। हिंदी नेम सममित तल। चलिए देखिए, पहले इसको सीखना पड़ेगा प्लेनोसिमेट्री होती है। अब जरा लिखना बंद करके ना यहाँ पे टेंशन पे करो। देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब जरा सब अटेंशन पे करो। वेल नोन है, इस मॉलिक्यूल को बोरोन ट्राइफ्लोराइड कहते हैं। आप एक काम करिए, एक चाकू लिया आपने, चाकू, और ऐसे इसको कट कर दो। देखो, यहां से कट कर दो। देखो आप क्या होगा। देखो, दोनों पार्ट क्या लगेंगे, बिल्कुल आपको सेम। देखो, दोनों पार्ट बिल्कुल सेम लगेंगे, साफ दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं बीच में से, दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। इसको पता है हम साइंटिफिकली क्या बोलेंगे? दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज, इसका प्रतिबिंब ये है और इसका प्रतिबिंब ये है। तो ये जो प्लेन है जिससे हमने काटा, इसका नाम क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कहेंगे इसको हम? प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो, हम इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। आ रही बात सबको समझ? ठीक है, नोट नहीं करना अभी। इसी तरह से अगर मैं इसको काटने के तो बहुत सारे तरीके हैं। देखो, इसको हम ऐसे काट देंगे यहां से, तब भी ऐसे ही होगा। क्या है इसके अंदर? प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो, सिंपल लैंग्वेज में कहूं, आप एक चीज को दो हिस्सों में काटो और दोनों हिस्से बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए, बिल्कुल बराबर, जिसे कहते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो जिस प्लेन से आपने काटा, जिस तल से आपने काटा, वो क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। मान लीजिए मैं इस पेन की बात करूं, तो इस पेन को बिल्कुल बीच में से काट दिया मैंने। बीच में से काटा, जैसा हिस्सा उधर का वैसा हिस्सा उधर का। इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके पास है। बोलो, आ रहा है समझ? ऐसे कहीं भी मान लो मेरे पास वाटर मोलिक्यूल होता, ये वाटर मोलिक्यूल है, मैं इसको यहां से काट दूं, साफ दिख रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड में ले लो, कुछ भी, चाहे केमिस्ट्री नहीं, ये तो मैथ्स का वर्ड है, ये मैथ्स है। आप इसे कहीं लगा सकते हो। मान लो ये टेबल है हमारी, ध्यान दो, ये टेबल है, ये सिमेट्रिकल है बिल्कुल। आपको चेक करना है, ये सिमेट्रिकल है। तो इसमें अगर प्लेनो सिमेट्री हुई तो ये सिमेट्रिकल होगी। और देखो, इसमें प्लेनो सिमेट्री कैसे कैसे बन सकती है। इसको बीच में से ऐसे काट दो आप, दो हिस्से हो जाएंगे। चाहे ऐसे लंबा करके काट दो आप, चाहे डायगनली काट दो आप, टेढ़ा तिरछा कर दो। तो काटने के तरीके बहुत सारे, जैसे मर्जी कोई ऐसा प्लेन मिल जाए जो उसको दो बराबर हिस्सों में काट दे, तो उस प्लेन का नाम क्या हुआ? प्लेन ऑफ सिमेट्री। आ रही बात समझ? ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये चीज है। ये ऑर्गेनिक के अंदर भी आएगी, इनऑर्गेनिक हर जगह आएगी। जैसे मान लो बेंजीन है, हम सबको पता है ये बेंजीन मॉलिक्यूल होता है। अब मैं यहां से काट दूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इवन 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 बेंजीन को काटने के तो बहुत सारे तरीके बन सकते हैं। मैं यहां से काट दूं तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां से काटूं तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और देखो, एक और मजे की बात, देखो जरा सुन लो सब लोग, बेंजीन ना प्लेनर है, प्लेनर, बिल्कुल फ्लैट। अगर मैंने बोर्ड के प्लेन से ही काट दिया तो भी इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे घर पे हम स्लाइस काटते हैं ना बीच में से, बिल्कुल ऐसे, ऐसे ही हमने इसको बीच में से काट दिया। इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। आ रही बात सबको समझ? एक बात बोलू, जो प्लेनर होगा ना उसमें ऑटोमेटिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। जो प्लेनर होगा उसमें 100% क्या होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। जो प्लेनर है, क्योंकि वो चिपका हुआ है बिल्कुल बोर्ड के साथ। आप बोर्ड के प्लेन में से काट दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी मिलेगी। जो भी प्लेनर होगा, आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, तो इसकी शेप क्या होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बोलो, आ रहा है समझ? इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर प्लेनर, तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जो प्लेनर होगा उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये बिल्कुल फिक्स है। देखो, जैसे कल का एक टॉपिक था, अगर एक कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल, उसमें कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती थी, कल सिखाया था मैंने। अब एक लाइन में बोलूं, जिसकी शेप होगी ना स्क्वायर प्लेनर, उसमें कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गई? प्लेनरिटी आ गई, तो ऑटोमेटिकली उसके पास क्या आ गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इनको सिस्टमेटिकल लिखवा रहे हैं। कुछ आ रहा है समझ बच्चों? पहले आप इसकी सिंपल से डेफिनेशन लिखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखवाते हैं, वैसे सिंपल सी बात है, एक आम लैंग्वेज में कह दो आप, एक चीज के दो हिस्से और दोनों चीज बराबर हो। जैसे मान लेते हैं, ऐसी एज्यूम कर लो, एक मिनट, एक फैमिली में दो ब्रदर है, दो ब्रदर है, उनका एक कॉमन हाउस है, कॉमन घर है। अब वो डिवाइड कर रहे हैं भाई, आपस में हिस्सा हो रहा है, बंटवारा इसे बोलते हैं ना, आपस में डिवीजन हो गया। तो बीच में दीवार खड़ी करनी है, तो कहां से करोगे आप? जहां से बिल्कुल बराबर हो। जैसा पोर्शन इधर है वैसा पोर्शन इधर है, तो बीच में दीवार खड़ी, तो ये दीवार क्या है? एक तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो दोनों को एक समान बना रही है।
क्लियर हुआ? अब ये नहीं हम उधर कर देंगे उधर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, रूल के हिसाब से बिल्कुल बीच में। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो लिखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या चीज है? अब प्लेन, बात नहीं करो, आप प्लेन, हिंदी में कहते हैं तल, विच डिवाइड्स अ मॉलिक्यूल इन सच अ मैनर। अब प्लेन, हिंदी में इसको तल बोलेंगे, विच डिवाइड्स, डिवाइड मीन्स बांटना, अ मॉलिक्यूल इन सच अ मैनर, which divides a molecule in such a manner that both the parts are mirror image of each other. Which divides a molecule in such a manner that both the parts are mirror image of each other. That both the parts are mirror image of each other. Called plane of symmetry. Called plane of symmetry. Called plane of symmetry. क्या कहेंगे इसको हम? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं, आप सिंपल लैंग्वेज में बोल लो ना, आपको कौन सा कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछ रहा है। आई बात समझ? अ प्लेन which divides a molecule in such a manner that both the parts are mirror image of each other called plane of symmetry. शॉर्ट में उसको पीओएस कहते हैं। बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब देखो इसको ना, अब इसको हम केमिस्ट्री में लगाते हैं। देखो अगला सब देखो, अटेंशन पे करना। अब नोट करो, हेडिंग ऐसे चल लिख सकते हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नोट कर लो हेडिंग, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम बात करेंगे अबाउट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो ये बात ना कल आपको बहुत डेप्थ में सिखाई गई थी। इसमें ऐसे टाइप होते हैं, MA4 टाइप, MA3B टाइप, याद है आपको? MA2B2 टाइप, ऐसे आपको सिखाया गया था। MA2BC टाइप, है ना? MABCD टाइप, ये कल आपको बताया गया था इस तरह से। इन सब की शेप कैसी है? टेट्राहेड्रल। MA होल ट्वाइस टाइप, MAB होल ट्वाइस टाइप। देखो ऐसे बहुत सारे केस बना सकते हैं, एक्सेट्रा करना पड़ेगा हमें। देखो अब मुझे आपको सिखाना है इसमें किस किस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है, देखो ना सब ध्यान देना प्लीज। देखो कैसे पता लगाएं किस किस में ऑप्टिकल होगी और किस में नहीं होगी। देखो ना सब अटेंशन पे करना। देखो ये फिगर आपको मैंने कल भी रियलाइज करवाई थी। देखो आज इसको ना महसूस कर लेते हैं, ये वाली फिगर किस तरह से बनती है। देखो देखो आपको रियलाइज करवाते हैं फिगर किस तरह से बनती है। देखो सर आप अटेंशन पे करना। देखो देखो वेल नोन है, इस शेप का नाम होता है टेट्राहेड्रल। अब देखते रहिए, चतुष्फलकीय बोलते हैं इसको हिंदी में। चार फलक होते हैं इसमें, एक ये एक फेज है, ये दूसरी फेज है, तीसरी फेज है, चौथी फेज है, चार फेज की फिगर है ये। खैर एनी हाउ इसका नाम है टेट्राहेड्रल। अब देखिए सुनिए, अगर ये भी ए हो, ये भी ए हो, ये भी ए और ये भी ए, बताना अच्छा सब सोच के क्या सब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? इसमें सारे ए लगे हुए हैं, सारे के सारे ए। देखो इस फिगर को ध्यान से देखो, कैसे होगी? हाँ ऐसे काट दीजिए, मेरी साइड से ऐसे काट दीजिए, दोनों पार्ट के एक दूसरे की मिरर इमेज। चाहे को ऐसे काट ले, ऐसे भी काटेगा टेढ़ा, दोनों पार्ट दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। बिल्कुल सही बात है। देखो आपको बताऊं, इसमें कभी ज्योमेट्रिकल नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। सच्चाई है ये, देखो आप चेक कर लो। दोनों दो ए कहीं मान लो अपने मन से, ये रहा ए, ये रहा ए, ये बी, ये बी। ए वाली साइड से काटो, दोनों पार्ट दूसरे बिल्कुल सेम आ रहे हैं। नहीं होगी, MA2B2 में नहीं होगी, MA2BC के अंदर भी नहीं होगी। देखो MA2BC में क्यों नहीं होगी? मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे ही मान लेते हैं। ये बी है और ये सी है। हम एक काम करते हैं, अगर एक ही साइड से काटेंगे तो ये बी और ये सी है तो अलग अलग आ जाएगा। एक काम करते हैं, एक मिनट रुक जाते हैं, बीसी वाली साइड से काट लेते हैं। बीसी वाली साइड से काट सकते हैं, हाँ ऐसे कर लेते हैं। देखो देखो बीसी वाली साइड से काट लेते हैं। जैसे बीसी वाली साइड से काटते हैं, बी और सी बराबर बराबर कट जाएंगे, ये भी है, ये भी है। सारी कोई बात समझ? देखो थोड़ा देखो, अब आपको टेंटिंग होना पड़ेगा, जब आप घर पे करें खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या इसमें होगी?
इसमें होगी, क्योंकि सब लाइगेंड क्या है, अलग अलग, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अगर मैंने ऐसे भी काटा, ए और बी के दो हिस्से हो गए बराबर, सी और डी तो अलग अलग आए, इसमें होगी। देखो इसमें हो जाएगी, इसके अंदर भी नहीं हो पाएगी। क्या इसमें हो जाएगी? इसके अंदर हो जाएगी। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अगर ये और ये बी हुआ, ये देखो देखो देखो, फील करा, देखो सब बच्चे, देखो ये रहा, देखो ये कनेक्टिविटी है आपस में, ये जुड़े हुए हैं, ऐसे ही ये जुड़े हुए हैं। अगर मैंने ऐसे काटा, तो ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा तो आपस में मैच नहीं करते। आ रही बात कुछ समझ? देखो सोच के देखो, ये ए, ये बी, इनके पीछे बना हुआ बॉन्ड, ये बॉन्ड है यहाँ पे इस टाइम, ये ए और ये बी, इनके पीछे ही बॉन्ड है। अगर मैंने ऐसे काट भी दिया, तो ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड तो कहीं मैच ही नहीं कर रहे। इसमें हो जाएगी, देखो इसमें हो जाएगी। तो इन सब में आपको 100% ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल मिलेगी। कुछ फील आ रही है? देखो इसी का कंपटीशन होगा, ध्यान रखो। प्रैक्टिस करके आपको आएगा, जब आप घर में पढ़ेंगे ना, खुद फिगर बना के ना सोचो कि मैं कहां से काट सकता हूं, जैसे मैंने अभी करके देखा था, थोड़ा सा सोच के आपको आइडिया हो जाएगा। अभी नोट नहीं करना। अब मैं बात करूंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब कैसा कॉम्प्लेक्स है? देखो अब इसके बारे में सुनो। शेप कैसी है? स्क्वायर प्लेनर। नाम भी प्लेनर है, तो उसके पास 100% क्या है? प्लेनोसिमेट्री है। मैं इस केस में क्लियर लिख रहा हूं, सच कॉम्प्लेक्सेस, सच कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ना, वो तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकते। देखो साफ मना कर दिया, हो ही नहीं सकते, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेनो सिमेट्री होने की वजह से। आई बात सबको समझ? देखो ये केस भी हो गया, ये केस भी हो गया, नोट कर लो जरा इनको। देखो दो केस हमारे क्लियर हो गए। ये बात तो सही है, हो गया, फिर से कॉपी कर लिया। ये स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? तो टेट्राडल में कहाँ कहाँ होगी, और ऑप्टिकल स्क्वायर प्लेनर में तो होगी ही नहीं। देखो ये तो मैंने बोल दिया कि स्क्वायर प्लेनर में तो ये वाली आइसोमेरिज्म होगी ही नहीं। ये क्लियर कर लिया बिल्कुल आप लोग, क्योंकि उसके पास तो क्लियर प्लेनो सिमेट्री है। अब नोट कीजिए हेडिंग आप लोग, अब करूं उसको। देखिए नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम बात करेंगे अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इस बार बात होगी हमारी अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन इसकी केमिस्ट्री समझेगा कि ऑक्टाहेड्रल में ये वाली कैसे आइसोमेरिज्म होती है। देखो मैंने अभी
कल आपको लिखवाए थे सारे के सारे केसेस, Na6 टाइप, A5B टाइप, Ma4B2 टाइप, Ma3B3 टाइप, Ma वोल्ट वाइज B2 टाइप, है ना, लाइक Ma वोल्थराइज टाइप। देखो ऐसे ना बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं एटसेट्रा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए देखो हमारा क्वेश्चन है इनमें से किस किस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। देखो ऐसा पोटेंशियल पेगा ना, बाद में एक साथ कॉपी कर लेना। देखो इसमें नहीं होगी, इसके अंदर भी नहीं होगी। इसकी दो फॉर्म बनती है, सिस एंड ट्रांस, दोनों में से किसी के अंदर नहीं होगी। इसकी फैक एंड मर फॉर्म बनती है, दोनों में से किसी के अंदर नहीं होगी। इसकी सिस एंड ट्रांस बनती है, सिस के अंदर होगी। देखो सिस को मैं टिक कर रहा हूं, यस, ट्रांस में नहीं होगी। उसके बाद एक ये वाला केस है, इसके अंदर भी होगी। ठीक है, देखो अब मैं ना इसको चेक करके दिखाता हूं। देखो अब रुक जाओ 1 मिनट के लिए। लो MA4B2 की बात करते हैं। लो पहले मैंने MA4B2 की ट्रांसफॉर्म बना दी, ये ट्रांसफॉर्म है। बोलो क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी? है इसमें पेनोसिमेट्री? आपको ये फिगर सबको रियलाइज हो रही है कैसे होती है फिगर? देखो ना, ध्यान दो, देखो ये दोनों ए कहां होते हैं? ऐसे देखो, अब ये ए ऊपर और ए नीचे यहां बैठे हुए हैं, ये सारे बी हैं। तो क्या है इसके अंदर? आप बीच में से काट दो, क्लियर। क्या है इसके अंदर? साफ साफ प्लेनोसिमेट्री। बोलो अगर मैं ऐसे भी काट दूं ना, साफ दिख रहा है प्लेनोसिमेट्री है। ऐसे काट के भी क्या आ रही है? प्लेनोसिमेट्री है। बोलो है ना? तो नो डाउट ये तो इनएक्टिव हो ही नहीं सकता, इसके पास प्लेनोसिमेट्री है। अब ये आते हैं इसकी सिस फॉर्म। देखो इसकी सिस फॉर्म बना लेते हैं, ये इसके सिस फॉर्म है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगी? देखो देखो जरा ध्यान दो, देखो बच्चे, ये रहा ए, दूसरा ए यहां बैठा हुआ है, ये सारे बी हैं, ये सारे बी हैं। क्या है इसमें प्लेनोसिमेट्री? ये ए है, ये ए है, ये सारे बी हैं। कैसे? अगर आप इसको ऐसे काटें, ऐसे काटो तिरछा, बिल्कुल से बोलते हैं, डायगनली काट दो आप। देखो ये ए और ये ए दो बराबर हिस्सों में कट जाएंगे। इधर भी बी है, इधर भी बी है, ये भी बी दो बराबर हिस्सों में कटेगा, और ये तो बी है ही। देखो ऐसे तिरछा काट के देखो, बिल्कुल आप जैसा पार्ट ये बन रहा है वैसे ही पार्ट ये बन रहा है। क्लियर है सबको? दोबारा देखो, दोबारा 1 मिनट प्लीज। मैं ट्रांसफॉर्म बना रहा हूं, ये ए है यहाँ पे, फोकस करो, देखो ये ए दिखाई दे आपको, ये ए और ये ए, ये बी, ये बी, ये बी और ये बी। इसको आप डायगनली काटो, ऐसे डायगनली तिरछा। जब आप तिरछा काटेंगे ना, इधर भी ए, इधर भी ए, सेम, इधर भी बी, इधर भी, ये बीच में से कट गए ना, और ये भी कट गया, तो बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। दोबारा देख लो, मैं थोड़ा दोबारा क्लियर कर दूं। यहां पे ए और यहां पे A, ये बी है, बी, सॉरी मैं गलत बोला था, ये बी है, ये बी है, ये बी और ये बी। आपने डायगनली काटा, दोनों क्या एक दूसरे की एग्जैक्टली मिरर इमेज है। चाहे इसके देखो मैं आप इसको यहां दिखा दूं, जो आपको मैं यहीं पे दिखाता हूँ बोर्ड पे, मैंने कैसे काटा। देखो ये रहा, देखो ऐसे काटा मैंने, लाइक दिस। किसी को लगे ना ये ए और बी क्या हुआ, ये तो कट चुके हैं, ये जो तिरछा काटते ही ये तो कट गया और ये भी कट गया। अब ये दोनों क्या है? सेम। ये बराबर बराबर कट गए थे, ये भी बराबर कट गए थे, ये भी बराबर कटे, और ये भी बराबर बराबर हो रहा है। नो डाउट, चाहे इसके सस्फॉर्म ले चाहे ट्रांसफॉर्म ले, दोनों एक कारण है, दोनों इनएक्टिव है, इनएक्टिव। और ये बात समझ, दोनों इनएक्टिव। ऐसे इसकी फैक्ट एंड मर फॉर्म दोनों इनएक्टिव। इसके ट्रांसफॉर्म बना के दिखाऊं? देखो अब देखो, ये प्रैक्टिस की नीड है, देखो बच्चों, ये ऐसे नहीं आपने हाँ हाँ कर दिया आगे समझ, आपको घर जाके क्वेश्चन करने चाहिए, फंसेंगे आप क्वेश्चन करने में। जो हमने कल आइसोमेरिज्म सीखी थी ना, उसके आने के चांस कम रहते हैं, ऐसे के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब देखो ये है, क्लियरली दिख रहा है क्या है इसके अंदर, साफ साफ प्लेनोसिमेट्री। देखो ट्रांस में मैंने क्रॉस लगा दिया, ट्रांस में मैंने पहले ही क्रॉस लगा दिया। सिस वाला एक्टिव है, इसकी फैक और नंबर फॉर्म दोनों इनएक्टिव है, सिस ट्रांसफॉर्म दोनों इनएक्टिव है, इनमें तो होना ही नहीं था। और ये जो केस, इसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म नहीं हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हुआ, ज्योमेट्रिकल नहीं हुई थी, लेकिन उसके अंदर क्या होगी? ऑप्टिकल हो जाएगी। इसमें ऑप्टिकल है, आप बना के देख लो, प्लेनोसिमेट्री नहीं है। बोलो आ रहा है कुछ समझ? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप घर पे क्वेश्चन करें, साथ में ना ऐसे एग्जाम्पल सेट करके अपने आप ही एक विजुलाइज करके आप करें क्वेश्चंस को, नोट कर लो प्लीज।
देखो आपका आइसोमेरिज्म पूरा हो जाता है, लेकिन वही है कि शेयर प्रैक्टिस की नीड है अभी। जैसे ऐसे थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं हुआ है। आपके पास एक पेपर्स हैं कल वाले, वो पीवाईक्यूज हैं, हाँ, दिखाना। देखो देखते हैं कोई लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आइसोमेरिज्म से आया होगा, देखो आपको करवाते हैं। कॉलम तो मिली होगी जरूर। आप पहले एनसीईआरटी से ना इन्वेंट्री कर लीजिए, उसके बाद ये करना अपने आप आ जाएगा। देखो आपको एक कॉलम दिखाते हैं। डन हो गया, करें स्टार्ट। देखो एक कॉलम मिल रही है हमें, 2018 में आई है। डजंट मैटर कभी आए, ये सब चीजें रिपीट ही होती रहती हैं। सो इसको उठा दूं। देखो अब एक क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स है इस तरह का, आपसे नोट भी ना कीजिए, मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे भी रहा था। कह रहे हैं इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन एंड लिंकेज। इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। चलो शुरुआत करते हैं। क्या लिंकेज पॉसिबल है। लिंकेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक लिगेंड होना चाहिए एम्बिटेंटेड, नहीं है इसके बस, लिंकेज तो हो नहीं सकती। कोऑर्डिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, दो पार्ट हो, दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट हो। कल का लेक्चर था ये, दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स, इसका एक ही पार्ट कॉम्प्लेक्स है, दोनों पार्ट ही कहां से। आयनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, आयंस में डिफरेंस आए, काउंटर आयन अंदर आ जाए, अंदर का आयन बाहर चला जाए। यहाँ काउंटर आयन भी नहीं है। इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, ज्योमेट्रिकल। अभी ये केस हुआ है, एम ए होल ट्वाइस बी टू टाइप कॉम्प्लेक्स। अभी ये केस हुआ, सिस एंड ट्रांस दोनों बन जाएंगे इसमें, ज्योमेट्रिकल का आंसर है। कितना सिंपल, देखो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा हमें। देखो एक क्वेश्चन और आया बहुत अच्छा, इसको हटा रहा हूं मैं। चांस की बात है, फिर यही एग्जांपल है, मैटर ऑफ चांस ही है ये। वो ये कह रहे हैं, ये बताओ इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे। देखो सुनो, कह रहे इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नंबर ऑफ आइसोमर्स, ऑप्शन 1 3 4 2। लो आप इसको ओरल करने की कोशिश करो। अभी हम बहुत डिस्कशन कर रहे थे इसी कॉम्प्लेक्स पे, बताओ। 1 3 4 2, टू, मे बी टू। अभी हम उससे कहते हैं, हम जो ये वाला एग्जांपल दिया था आपने, तो ये वही केस है। कितने बनेंगे, टू। टू रॉन्ग आंसर है, सोचो, बट टू इज रॉन्ग आंसर। जो टू कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बना के देख लीजिए, चाहे बनाने से कोई फायदा तो होगा नहीं, कोई क्लास बना रहे होंगे आप लोग। टू इज रॉन्ग आंसर, रिकंसिडर करो, सोचो दोबारा कहां गड़बड़ हुई है। सिस ट्रांस तो बन ही रहा है, लेकिन सिस वाला क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, कारल है, उसकी एक फॉर्म एक्स्ट्रा गिनी जाएगी। व्हाट इज द आंसर, थ्री। आ रहा है सबको समझ। देखो सिस ट्रांस तो बन ही जाएगा, आप सब बनाकर देख लो, नोट से बना हुआ है, लेकिन सिस वाले की एक फॉर्म एक्स्ट्रा गिनना, क्योंकि सिस में कारलिटी आ गई, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, उसकी एक फॉर्म एक्स्ट्रा आएगी। टोटल आंसर इज व्हाट आएगा, थ्री। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस बार मिलने के पूरे पूरे चांसेस। सीखो आप लोग, बताओ कोई बात बोलो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यार इसके कितने आइसोमर बन जाएंगे। देखो बच्चे, इससे कितने आइसोमर बन जाएंगे, ये पूछा हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, एम ए बी सी डी। आपको मैं क्लियर कर दूं, इसकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, अभी शेप निकालना आपको सिखाएंगे इसी क्लास में। तो क्या कितने बनेंगे, ये कल हुआ था, कल के लेक्चर में देखो, कल के नोट्स में कितने बने थे कल। आप भूल रहे हैं, एम ए बी सी डी के तीन आइसोमर थे, याद करो कौन कौन से, दो सिस है और एक ट्रांस। आपने मुझसे पूछा था सिस ट्रांस कौन है, हम जो आपने मुझसे पूछा भी था। कर जाएंगे ना, रिवाइज दोहराना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। इसका आंसर कितना है, थ्री। तीन बनेंगे। इसका एक भी आइसोमर ना ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि शेप कैसी है, स्क्वायर प्लेनर। और अभी क्या कहा था मैंने, स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी। देखो वो प्रैक्टिस की नीड है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सिलेक्शन में ना इसको अप्लाई करना चाहिए, देखिए इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और कोई बात नहीं है, आपको नीड है प्रैक्टिस करने की।
देखो एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा आया हुआ है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करके दिखाएगा। नोट करो इसको, बेटर रहेगा। लिखो इसको, अच्छे से लिख लो पहले आप। देखो, विच विल गिव फोर आइसोमर्स, विच विल गिव फोर आइसोमर्स। आपको ये पता लगाना है इनमें से चार आइसोमर किस किस के बनेंगे। बच्चे बातें नहीं, देखो बोलो मत अननेसेसरी। ये सब प्रैक्टिस मुझे करवानी पड़ रही है। देखो ये आपके पार्ट में है, आप क्वेश्चन तो आपको लेके आने हैं ना, कि चलो। देखो इसमें थोड़ा लाइगेंड आप पहली बार आज तक फेस करोगे मे बी। एक लाइगेंड ऐसा आएगा, सबसे ज्यादा उसके बारे में ना, फिर आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को, अगर टेंशन पे करना। ये पता है पीपीएच क्या होता है? पीपीएच 3, सॉरी, पीपीएच 3 क्या होता है? ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। देखो फॉस्फीन सब जानते हैं, ये होती है, इनमें इसके 3 एच हटा के 3 फिनाइल ग्रुप लगा दिए। फिनाइल जो बेंजीन रिंग होता है ना, वो लगा दिया हमने। इसको शॉर्ट में पीएच कहते हैं ना, पीएच। तो इसको पीपीएच 3 कहते हैं, पीपीएच 3 का लाइगेंड है पीपीएच 3। चलो अब आप पता लगाओ किसके चार आइसोमर बनेंगे। अच्छे से बिल्कुल मन से करो। मान के चलो क्वेश्चन इस बार आता है तो कैसे करके आएंगे, करो टैलेंट पे करो और किसी से डिस्कस मत करो।
ये हमें बुलवाने भी कह सकते हैं। यहाँ के ये नहीं होगा। ये पूरे ग्रुप के मेरा हर जगह जब भी कोई आपने पहले को आंसर निकाला, ये वाला आंसर। चलिए पता लगाते हैं, देखो पहले इसको चेक करते हैं। ये कैटेगरी है एम ए होल थ्राइस, इसमें सिर्फ ऑप्टिकल होती है, दो आइसोमर बनेंगे इसके। ये कैटेगरी है एम ए होल ट्वाइस बी टू टाइप, जिसको मैं बार बार करवा रहा हूँ। एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, और सिस वाला एक्टिव नेचुरली कितने हो गए, 3। ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखो ऐसे करना पड़ेगा कॉम्पिटिशन में, कोई इसको बना के मत देखना। अगर आप बनाएंगे समझो रेस में से बाहर हो जाएंगे। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, एम ए होल थ्राइस, एम ए होल ट्वाइस बी टू टाइप, ऐसे लर्न हो। देखो इसमें कोई आइसोमर मुझे लगता नहीं होगी, मतलब ही नहीं है। इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, अभी आप सीखोगे। और ये एम ए थ्री बी टाइप कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकती। नेचुरली इसका आंसर यही है। देखो बट अब क्वेश्चन है, इसको बना के दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसके 4 आइसोमर बने कैसे। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। देखो इसके 4 आइसोमर बना के दिखाऊंगा। आप पहले मुझे ये बताइए, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे क्या कहेंगे हम, एम ए थ्री बीसीडी टाइप कॉम्प्लेक्स। एम ए थ्री बीसीडी टाइप कॉम्प्लेक्स। चलो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो पहले मैं ना आयनाइजेशन करके दिखाता हूँ। देखो बच्चे, बी आर को बाहर ले आओ, सीएल को अंदर ले आओ। आयनाइजेशन हो गया, एक आइसोमर बन चुका। ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक आइसोमर बन गया। ठीक है, समझ गए आप लोग, एक आइसोमर बन चुका। खैर अगले स्टेप पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आइसोमर बन गया, मैं यहीं से रखे रखे सिस्ट्रांस बनाऊंगा। इसी का सिस्ट्रांस बना रहा हूं, देखो कैसे। देखो पहले मैं सीएल और बीआर को एडजेसेंट दिखाऊंगा। सीएल बीआर को एडजेसेंट, क्लोरीन बीआर को एडजेसेंट। जस्ट फॉरवर्ड। मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट रुक चलिएगा। NH3 ClBr और PPS3 होल थ्राइस। ये भी बोलो, आ रहा है सबको समझ। देखो आप इसको ऐसे मानो कि क्लोरीन ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में, क्लोरीन ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में कौन सी फॉर्म है ये, सिस। इसी को अपोजिट ले आओ आप। अब क्लोरीन ब्रोमीन को अपोजिट ले आओ। क्लोरीन ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में आप क्या कहेंगे इसको, ट्रांस। आ रहा है सबको समझ। क्लोरीन ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में आप कहेंगे इसको ट्रांस। बोलो फाइनल हुआ। क्लोरीन ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में आपको कहना पड़ेगा ट्रांस। आगे बात समझ। ठीक है, अब सुनो, क्लोरीन ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में सिस, क्या रिस्पेक्ट में ट्रांस हो गया। अच्छा क्लोरीन अमोनिया कैसे बैठे, सिस। सिस। अब अमोनिया को अपोजिट ले आओ, क्या बन जाएगा, क्लोरीन अमोनिया के रिस्पेक्ट में ट्रांस। ठीक है, क्लोरीन अमोनिया के रिस्पेक्ट में कहेंगे हम ट्रांस। बताओ क्लियर हुई बात? ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं ब्रोमीन। देखो अब एक आइसोमर ये बना, एक ये बना, एक ये बना। एक हम आयनाइजेशन बना के आए हुए थे, आयनाइजेशन तो बना के आ चुके थे ना। बोलो एग्री हो आप लोग। ठीक है ना, एक आयनाइजेशन बना चुके, देखो 4 तो बनेंगे और बनते चले जाएंगे। और भी इसकी फॉर्म बन सकती है, बताओ मेरे लिए। एग्री। अच्छा अगर हम ऑप्टिकल चेक करते, किस किस में ऑप्टिकल पॉसिबल है, तो मैं बताता हूँ कितने सारे आइसोमर बन सकते थे इसके। नेचुरली आंसर यही है। अब सबको आ रहा है समझ, देखो सर मुझे नहीं याद। मैंने सारी इसकी फॉर्म ही तो बनाई। इसकी सारी फॉर्म बनाई मैंने, क्लोरीन ब्रोमीन को सिस दिखाया, ये क्लोरीन ब्रोमीन एडजेसेंट बैठे हुए, क्लोरीन ब्रोमीन को अपोजिट दिखा दिया ट्रांस। इसी की एक फॉर्म और बना दी मैंने ट्रांस, देखो अपोजिट बिठा दिया, ये ट्रांस फॉर्म तो बन गई। आई बात कुछ समझ। ये क्लोरीन ब्रोमीन कैसे बैठे सिस, और ये कैसे बैठे ट्रांस। ये तो समझ में आया सर। एक मिनट, ऐसे ही हमने क्लोरीन ब्रोमीन, देखो इसने क्लोरीन अमोनिया को दिखा दिया ट्रांस। यस सर। 3 बन गए। जी। एक जो मैं एक्सचेंज कर रहा था, अंदर सीएल ले गया था, बाहर अंदर बीआर बाहर ले आया था, सर एक वो बन गया था। हमें क्या चाहिए, 4 ही तो आइसोमर चाहिए थे।
इवन और भी बन सकते हैं, मैं तो कहना चाहता हूं और भी बन सकते हैं। ये मेरा कहने का पॉइंट था। अभी मैं ऑप्टिकल भी चेक नहीं कर रहा हूं। मान लो मुझे ऑप्टिकल चेक कर रहा हूं तो मेरे को हर एक के अंदर प्लेनोसिमेट्री चेक करनी पड़ेगी, कर लेते हैं वो, चलो कोई बात नहीं है। क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? इसको ऐसे काट के देखो, सेम बनता नहीं बनता, ऐसे कुछ सोच के देखना। मुझे लगता नहीं इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे ना, मतलब क्या प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो चुकी, 4 आइसोमर चाहिए, 4 तुमने बना ही लिए, और भी बन सकते थे, मैं कहना चाहता हूं। तो अब एक बात और सुनो, कोई भी एग्जाम में ड्रॉ नहीं करेगा बिल्कुल। जो ड्रॉ करेगा वो रेस में से बाहर हो जाएगा। आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एम ए होल ट्वाइस B2 C2 में कितने हो रहे हैं, ऐसे करके ना, जैसे मैं बोलता हूँ आपको भी ऐसे हैबिट हो, तो ये आपकी प्रैक्टिस करके आएगा। अब बनाने बैठ गए तो समझो रेस में से बाहर। बनाया कोई भी नहीं, हमने बिना क्वेश्चन बिना बनाए किया था, वो अलग बात है, मैं आपको करवा रहा था, प्रैक्टिस करवा देते हैं। चले, खैर ये बात भी क्लियर हो गई। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये फिनिश हुआ। इसलिए कहते हैं प्रॉब्लम लेकर आओ, देखो PYQs है। देखो ये देखो, जितने भी क्वेश्चन है सारे कर डालो आप, जब जब आपको ये करने आएंगे ना, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। अब आगे की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हमारा आइसोमरिज्म पूरा हुआ। अब आर्टिकल है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ हेडिंग इज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आर्टिकल नेम इज ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नोट कर लो। अब ये सिखाते हैं आपको। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब इन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस तरह से होती है आपको ये समझाते हैं। अब देखो बॉन्डिंग में 3 थ्योरीज आएंगी। एक को बोलते हैं वर्नर्स थ्योरी। ये केमिस्ट का नाम है, वर्नर, एल्फ्रेड वर्नर। इनफैक्ट सबसे पहले इसी ने थ्योरी प्रोवाइड की थी, इस ब्रांच के बारे में इसने बताया था, वर्नर्स थ्योरी बोलते हैं। एक थ्योरी को बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक का नाम होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो 3 थ्योरीज पढ़ते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इन 3 थ्योरीज पे कमांड चाहिए, खासकर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो इतनी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हर साल कंपटीशन में आपको मिलना ही मिलना है। अभी 12th का बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है, आपको देखो वाला पेपर भी आना चाहिए, ध्यान रखना। जो 12th का बोर्ड का पेपर है वो सारा आपको आए, तब देखो इंडिकेशन मिलते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है। उसके अंदर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो वहां का भी सिलेबस है। तो अब 3 थ्योरीज करनी है, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। नोट करिए पहला हेडिंग वर्नर्स थ्योरी, एल्फ्रेड वर्नर। देखो अब ये ओल्डेस्ट थ्योरी है, इसके अंदर कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो हमें आनी चाहिए। चलिए शुरू करने जा रहे हैं। वर्नर्स थ्योरी, अब लिखना बंद करके ना जरा प्लीज ध्यान दे देना, 2 मिनट का पार्ट है, इसे खत्म कर देंगे। देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास है, सुबह करो यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये थ्योरी में बोलती है। देखो ध्यान देना, इस थ्योरी का कहना ये है, जो सेंट्रल मेटल एटम होती है ना, शोज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। क्या होती है इसकी 2 तरह की वैलेंसीज, इसको बोलते हैं संयोजकता। देखो इसकी 2 तरह की वैलेंसीज होती है, वैलेंसीज। एक वैलेंसी को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और एक वैलेंसी को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। एक का नाम प्राइमरी और एक का नाम क्या होता है, सेकेंडरी। इसकी 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। हिंदी में कहते हैं प्राथमिक और द्वितीयक। अब लिखना नहीं होगा। फिर ये थ्योरी कहती है जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है, आयन बनाने योग्य, एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट, वो आयोनाइजेबल नहीं होती है। प्राइमरी वाली आयोनाइजेबल होती है, सेकेंडरी नहीं होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीजन संख्या के बराबर, वाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, इसको बोलते हैं समन्वय संख्या। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का रोल होता है, समझ रहे हो आप। प्राइमरी किसके बराबर है, ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी किसके बराबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और चौथी बात ये है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, ये क्या करती है, इट डिसाइड्स द
स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। स्पेशल, स्पेशल का मतलब हुआ स्पेस, इसको हम थ्री डी कहते हैं। थ्री डी, एक मॉलिक्यूल की थ्री डी में क्या शेप बनेगी, इसको सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करता है। और सच बात भी है, हमें सेकेंडरी वैलेंसी से पता लगता है किस मॉलिक्यूल की क्या शेप हो सकती है, कौन ऑक्टाहेड्रल है, कौन टेट्राहेड्रल है, कौन स्क्वायर पेनर है, इसका पता सेकेंडरी वैलेंसी से लगता है। ये इस थ्योरी का सबसे मेन पॉइंट होता है। एक बार दोबारा सुन लो पहले ध्यान से सारे के सारे पॉइंट। पहली बात, सेंट्रल मेटल एटम की दो वैलेंसी, दो संयोजकताएं, एक का नाम प्राइमरी, एक का नाम सेकेंडरी। प्राइमरी कैसी वैलेंसी है, आयोनाइजेबल, और सेकेंडरी कैसी है, नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी किसके इक्वल है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, और सेकेंडरी किसके इक्वल है, कोऑर्डिनेशन। और एक आखिरी बात है, सेकेंडरी क्या डिसाइड करती है मॉलिक्यूल का, स्पेशियल अरेंजमेंट, उसका थ्री डी में अरेंजमेंट कैसा है, इसका पता किससे लगता है, सेकेंडरी वैलेंसी से लगता है। सब अच्छे एग्री हो गए, नोट कर दो इसको। थोड़े वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वर्डिंग्स आनी चाहिए हमें। मैंने पहले भी कहा था, आप सब रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। बच्चों, फिर से क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर सब आए। कि आजकल कॉन्टेक्स्ट में कोई बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है, बट फिर भी ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं हमें मालूम होने चाहिए। स्टूडेंट्स एग्री, होपफुली सबको क्लियर है। एक बात देखो, मुझे इसमें और शेयर करनी है। देखो, थोड़ा सा आपको एक बात और सिखा देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए करें स्टार्ट, नोट कर लो पहले आप। इसमें तो अपने जो 12th के नोट्स है ना, उनको पढ़ लो आप, फालतू में ज्यादा लिखना लिखना को फायदा नहीं, प्रॉब्लम्स पे ज्यादा ध्यान दो आप लोग। देखिए वो इस पे है, डन हो गया होपफुली। चलिए ओके। देखो एक बात देखो, आपको और शेयर कर दिया इस थ्योरी के रिगार्डिंग, जैसे सपोज टू बी, आपको ना एक मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट करना है। देखो आपको ना एक प्रेजेंटेशन भी सिखाते हैं। देखो, ये मॉलिक्यूल मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ, इस थ्योरी में कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये Cl2 है, एक बार सब अटेंशन पे करना। आपको पता है कोबाल्ट यहाँ पे सेंटर में बैठा हुआ है, +3 स्टेट है। ये जितने भी अमोनिया है ना, जिन्होंने से घेरा हुआ है, इन सब ने क्या बना रखा है इसके साथ, आपको पता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आप कुछ भी कह दो।
देखो हम क्या करते हैं, इनके बॉन्ड्स को ना ऐसे दिखाते हैं, एक मतलब सॉलिड लाइन, ऐसे डार्क लाइन जिसे कहते हैं, डार्क लाइन बिल्कुल ऐसे दिखा दिया। ये जो क्लोराइड बैठा है ना, इसके साथ क्या पॉइंट है पता है? नो डाउट, नो डाउट ये एज ए लाइगेंड काम कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट और है, ये ना क्या कर रहा है, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये प्राइमरी वैलेंसी का भी पार्ट है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो यहाँ पे हम ये वाला बॉन्ड भी दिखाएंगे, देखो डॉटेड। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अमोनिया क्या कर रही है, अमोनिया सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रही है, बिकॉज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर था इसका, अमोनिया की वजह से तो हम इसको डार्क लाइन से दिखाते हैं। क्लोराइड दोनों काम कर रहा है। अच्छा ये वाले क्लोराइड क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं, तो इनके बॉन्ड कैसे दिखाए जाएंगे, जस्ट डॉटेड। आ रहा है कुछ समझ? देखो फर्क समझ रहे हो? ये वाले क्लोराइड ने दो काम किए, ये क्लोराइड एक ही काम कर रहे हैं और अमोनिया भी एक ही काम कर रही है। बोलो आ रहा है समझ? जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को डॉटेड दिखाते हैं। ये देखो मैं दिखा देता हूं, समझो आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कह देंगे और इसके लिए क्या दिखाएंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इंडिकेशन। यहाँ पे डार्क लाइन दिखा देंगे, बिल्कुल गहरी लाइन जिसे बोलते हैं, ऐसे है। मैं कर लो कॉपी इसको, चलिए देखो कुछ भी आ सकता है, कंपटीशन है देखो। बाकी आप ट्राई करिए, क्वेश्चन लेकर आइए, आपको बार बार कहते हैं। तो सर मेरी लास्ट क्लास होगी, आगे तो मतलब और नहीं टीचर पूछ रहे हैं, बट वट एवर जो भी होगा मैं बीच में आया करूंगा, डाउट्स लिया करूंगा। जो भी आपका कंफ्यूजन होगा ना, कोई ऑर्गेनिक को लेके, किसी ब्रांच को लेके, हाँ तो इनऑर्गेनिक पूरी हो ही जाएगी। बाकी डीएनएफ हो गया, पी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग सब हो चुका है। आज लास्ट है इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक ब्रांच खत्म हो जाएगी। ऑर्गेनिक के लिए फिर मैं डाउट्स लिया करूँ कभी कभी आके जब बुलाएंगे। मेनली आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, देखो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, रियली अगर सीरियस है ना, तो ये आखिरी के 3-4 महीने हैं, अपने आप को झोंक दो, इसे बोलते हैं ना, बेस्ट करिए और प्रॉब्लम करने फोकस करिए, प्रॉब्लम करनी आपको आए, और रिवीजन करना शुरू कर दो। बार बार आपसे कहते हैं, अभी बस सोचना कि बाद में करूंगा, बाद बाद में कुछ में टाइम ही नहीं बचेगा। अपनी फिजिकल इनऑर्गेनिक 2 ब्रांचेस हो चुकी है, उनका रिवीजन करना शुरू करो, उनको दोहराओ बार बार। डाउट्स पूछो कि ये क्वेश्चन है, ये नहीं हुआ, वट एवर जो भी। चलिए होपफुली क्लियर है, नोट कर लिया सब लोगों ने? महसूस करके देखिए, उसके दो बॉन्ड 2 बार ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक बार क्यों कर रहे हैं, ये सब रियलाइज होना चाहिए। तो हमारी वर्नर्स थ्योरी भी फिनिश्ड है, ज्यादा ऐसे बताने वाला कुछ है नहीं। कोई प्रॉब्लम मिलती है तो आपको एंड टू एंड करवा भी देते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ना जीओसी वगैरह बहुत अच्छी करना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सीधा चैप्टर्स में स्टार्ट करना, पहले जीओसी को स्ट्रॉन्ग करना। जीओसी का रोल है सारा का सारा। ठीक है ना, ये सब फिनिश हो गया। कोई भी क्वेश्चन मिले आप लेके आना, अगला हेडिंग नोट करो। इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी कहते हैं इसको शॉर्ट में। ऐसी थ्योरी ना हमारी उसमें भी आती थी, दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। तो नेम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको रब कर रहा हूं मैं अब, शॉर्ट में वीबीटी कहते हैं। इस थ्योरी से भी क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं, 100%। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी कहते हैं इसको शॉर्ट में। ये आपको ना हाइब्रिडाइजेशन निकालना, शेप निकालना, ये थ्योरी सब सिखा देगी आपको। चलिए देखिए, अगर इस थ्योरी का ना पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर तो मैं फटाफट समझा दूंगा इसको। जैसे मेरे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जरा सब ध्यान देना। सबको पता है ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। देखो सर काम क्या होता है, क्या करती है सेंट्रल मेटल एटम? अ सेंट्रल मेटल एटम क्रिएट्स क्रिएट्स अ सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ध्यान दो, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बिफोर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो आप मतलब समझो सब लोग, एक सेंट्रल मेटल एटम क्या करती है,
इलेक्ट्रॉन्स को लेने से पहले क्या करती है, क्या बनाती है, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं इसको, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, हिंदी बोलेंगे कक्षकों का एक सेट बना देती है। दिस सेट, क्या बात ना करो, दिस सेट डिसाइड्स हाइब्रिडाइजेशन। ये सेट क्या करता है, ये हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसे मान लेते हैं, एक मिनट अपने पास से एज्यूम कर लेते हैं, मेटल ने क्या करा, एक एस और एक पी, इन दोनों को मिला के एक सेट बनाया, उसका नाम रखा एसपी। हाइब्रिडाइजेशन आ गया एसपी, दैट्स ऑल। जब एक एस और एक पी को मिलाया तो एसपी तो कहेंगे, और एसपी की शेप क्या होती है, लीनियर। ये लो इतनी सिंपल सी बात। हो सकता है मेटल एक एस और दो पी को मिलाए तो क्या कहेंगे, sp2। शेप क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। एक एस और तीन पी को मिलाए तो शेप क्या होगी, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। देखो आप, हमें ये पता लगाना है कौन से ऑर्बिटल्स को मिलाया उसने, किसने कौन से ऑर्बिटल को उसने इन्वॉल्व किया सेट बनाने में। हो सकता है एक डी, एक एस और दो पी को मिलाए तो क्या कहेंगे, DsP2। ये भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा इस टॉपिक के अंदर, शेप होगी स्क्वायर प्लेनर। अभी सिखाते हैं सबको, डोंट वरी। एक एस, तीन पी और एक डी तो क्या कहेंगे, sp3d। शेप क्या होगी, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। एक डी, एक एस और तीन पी तो क्या कहेंगे, DsP3। शेप क्या होगी, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। देखो आप, ये चेक करना पड़ेगा मेटल ने किन ऑर्बिटल्स को मिलाया। और हो सकता है मेटल क्या करे, ये भी पॉसिबल है, मेटल क्या करे, एक एस, तीन पीओ दो डी को मिला दे, व्हाट्स हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। व्हाट द शेप, ऑक्टाहेड्रल। और मे बी दो डी, एक एस और तीन पी तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, d2sp3। और शेप क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल। अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा, एक बात और समझा दूं फिर आराम से कॉपी करना आप। देखो ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका ना एक स्पेशल नाम होगा। इसमें डी ना अंदर से फिल हुआ, अंदर से, इसका मतलब समझना आप, जो ये एस सब शेल है, ये तो एन वाले शेल से आया, पीबीएन से आया, डी कहां से आया, n-1 से। डी अंदर से आया तो इसका नाम है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर का मतलब अंदर, अंदर वाले कक्षक आए ना तो नाम रखते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही आया, देखो ये DsP3 वाला केस भी ऐसी है, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ऐसी D2sp3 वाला केस भी ऐसी है, क्या कहेंगे इसको, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये वाला केस भी। तो जब डी अंदर लिखा है तो बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जहां पे डी नॉर्मल लिखा है उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल है। मैं भी करके दिखाऊंगा सबको, जरा इसको भी इंक्लूड कर लो प्लीज अगर करना चाहता है। बस सीधा फिर तो अप्लाई करके दिखाते हैं। इस चैप्टर का लास्ट डे है, अभी बहुत सारा पार्ट पेंडिंग है, क्योंकि हमारे पास पूरी अभी VBT और CFT तो रहती है, अभी CFT को भी चलना नहीं। CFT के बाद मेटल कार्बोनाइल्स हैं, एप्लीकेशन हैं, सारे लेक्चर हैं इसलिए।
सर्दी में कुछ तो फायदा हुआ। तो क्या हुआ? खाना है तो सर्दी में कुछ तो फायदा हुआ है। दोनों डाल वो तो अच्छा नहीं होगा। दोनों डाल के शेयर कर रहा है। दिन के बाद भी बोल रहा है। पता नहीं क्या कर रहा है। वो कौन मर गया? कौन मर गया? इसका फायदा हुआ। इसका फायदा हुआ सर्दी और एक दो दिन चले इसके तो नहीं हुआ। Dura na वो तो बुरा है। पालन पेट्रोल नहीं पड़ना रेडी बनी है दिन की बस बनाना मैं हाँ, तो किस स्थिति में बोलना है? देखो सबसे इम्पोर्टेंट है इसको अप्लाई करना। थ्योरी का इतना बड़ा रोल नहीं है। अब डोंट वरी, मैंने कहा ना 12th के नोट्स पढ़ लो अपने स्कूल के, वही चल जाते हैं। अब देखिए अप्लाई करना सीखिए, सबका ध्यान दीजिएगा। देखिए बात नहीं बच्चे, देखो हमें इस तरह की प्रॉब्लम मिलेगी एग्जाम में ना स्टूडेंट्स, बात नहीं। सपोज करो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है गर्ल्स, एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास ये है। हमारा क्वेश्चन ये आया एग्जाम में, एक तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसकी शेप बताइए, ये मालूम कीजिए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, चुंबकीय व्यवहार जिसे कहते हैं, और एक क्वेश्चन और बनेगा कि किस तरह कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए, अब रुकेगा, देखिए अब चारों चीजों का आंसर हम निकालेंगे। ये चार क्वेश्चन बनेंगे हमारे से। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया, शेप निकालना आ गया, ये बताइए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे है और किस तरह कॉम्प्लेक्स है। बात मत करिए प्लीज, देखते रहिए।
अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप क्या रहेगा, जो भी कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया ना उसमें आप पहले सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीजन संख्या, ये लीजिए। इसको सॉल्व कर दिए, कितना आ गया, +3। देखो अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसलिए कहते हैं बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करो। मान लो किसी को नहीं आ रहा तो फिर वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहला स्टेप यही है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। निकाल लिया हमने, सुनते रहिएगा। अब देखिए Fe सेंटर में बैठा है, किसी को पता है इसका अटॉमिक नंबर कितना है? 26। क्या आप तो वो अटॉमिक नंबर ना भी दें, ये होता है जेई में तो होता है खासकर। परमाणु क्रमांक आपको दिए नहीं जाएंगे, 21 से लेके 30, 21 to 30 सबको याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं का होल्ड है इन कंपाउंड्स में। ये 3D सीरीज है, बार बार यही आएगा। इसका अटॉमिक नंबर 26 हमें पता हो, ये लीजिए इसका अटॉमिक नंबर ये है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता हो प्रॉपर, 1:2:2 पैटर्न है ना, आप करेंगे ना अपने आप, तो आखिरी में आएगा 4:3:6। ठीक है, क्लियर हुआ? अब 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। देखो ये देखो 3+, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से गए? दो तो गए फोर्थ वाले शेल से, आउटर मोस्ट से, एक यहां से गए। देखो ये सब बातें पता हो, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बेसिक्स लगे हो। वो कहता है मुझे तो कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आता, तो फिर कैसे करेगा? यही तो हमारे एग्जाम में मेन इशू है कि बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। अब देखिए सुनिए, अब ये 3D5 है, सबको पता है डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है, एस वाला खाली पड़ा हुआ है। बोलो सब सेटिस्फाइड है? ये कंडीशन है। अब देखो चला सब ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पे ना 6 ऑर्बिटल, 6 लाइगेंड है, 6 लाइगेंड, 6 लाइगेंड बॉन्डिंग करने आ रहे हैं इसके साथ। तो इसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि 6 ऑर्बिटल का सेट बनाऊं। जब 6 लाइगेंड आए ना, हर एक लाइगेंड एक पेयर देगा, एक पेयर एक ऑर्बिटल में आएगा, तो उसको 6 ऑर्बिटल का सेट बनाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, एक एस के बाद 3 तो पी और 2 डी, इनसे कांटेक्ट किया। मेटल को लग गया कि मुझे 6 ऑर्बिटल का सेट चाहिए, तभी मैं 6 से बॉन्डिंग कर पाऊंगी। तो मेटल ने क्या करा, एक एस, देखो 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 देखो, मैं ये हाईलाइट कर देता हूं। मेटल ने एक एस, 3 पीओ 2 डी, देखो इन सबको मिला दिया, और इन सबको मिलाने के बाद एक नया सेट बना दिया, 6 ऑर्बिटल का सेट बनाया, और सबका नाम क्या रखा, sp3d2। अब कोई एस नहीं है, कोई पी नहीं है, कोई डी नहीं है, सबको मिक्स कर दिया गया, सबको मिला दिया गया, सबका नाम यही है sp3d2। आ रही है बात सबको समझ? और सबके अंदर बारी बारी से एक पेयर एडजस्ट कर दी, एक पेयर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ, सबको बारी बारी से एडजस्ट कर दिया। तो क्या आया इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। देखो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। आया सबको समझ? वो बात तो पूछ सकते हैं आप लोग, कैसे उसने 6 ऑर्बिटल का सेट बनाया, वहीं क्यों 6 पेयर रखे? अभी सुनिएगा, देखो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। शेप क्या आई, ऑक्टाहेड्रल। इस वाले हाइब्रिडाइजेशन में शेप हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेप आ गई ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए आप, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह गए, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, ये तो अकेले अकेले हैं, अयुग्मित हैं, तो क्या कहेंगे हम, पैरा मैग्नेटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं ना कि अनुचुंबकीय, है ना, पैरामैग्नेटिक वटेवर। और आखिरी में किस तरह कॉम्प्लेक्स है, हाँ डी बाहर से भरा। देखो डी बाहर से भरा, बाहर का मतलब है कि उसी शेल का, ये 4s है, ये हमारा 4p है, ये 4d है, डी उसी शेल का है। तो क्या कहेंगे इसको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दैट्स इंटरेस्टिंग। और सब अच्छे एग्री हो? तो ये चारों बातें बिल्कुल अच्छे से हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या शेप है, कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर, और किस तरह कॉम्प्लेक्स है आउटर ऑर्बिटल। बोलो क्लियर हो गया? नोट करिए। और देखिए ऐसे क्वेश्चन में कमांड होनी चाहिए आपकी, कुछ भी नहीं, बच्चों वाली चीज नहीं आएगी, एक मिनट का काम नहीं है ऐसी। आपने भी 12th क्लास में किया होगा। तुमचा कितने नंबर थे केमिस्ट्री 12th में? अप्रॉक्स 90, 85, 95, इतने ही हुए होंगे हम, इससे कम क्या आ सकते हैं? तो सब किया होगा आपने, तभी आए होंगे, इससे कम रह गए। हाँ तो फिर वही ना, अपनी पुरानी नॉलेज को भी लगाइए ना।
अगर वो चीजें भी आप लेके चलेंगे, कुछ थोड़ा हम हेल्प करेंगे, तो शायद मिलके काम हो जाए। हमारे तोहिद भाई तो वहां से है, सरस्वती विद्या मंदिर में, तो बहुत मेहनत करके आए होंगे। बहुत फिर बहुत थोड़ा मेहनत की होगी आपने वहां पे। बहुत मेहनत कितने करी। मार्क्स से केमिस्ट्री में आपके? मेरे ध्यान नहीं। ऐसे कैसे भूल जाते हैं आप शायद? क्या नहीं। ये बातें भूलने वाली है। बायो में कितने थे? बारह में 82। और फिजिक्स? याद नहीं। बारह में बायो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इससे बायो के मार्क्स आपको याद है। चलिए, बातें नहीं, बातें नोट कीजिए अब चुपचाप। और फिर ये स्टूडेंट्स बोलूंगा। एटॉमिक नंबर्स भी लर्न हो, कॉन्फ़िगरेशन पता हो, तभी आप पता लगा सकते हो। और शॉर्ट में लिखिए प्लीज, आप बहुत टाइम ना वेस्ट करिए, फिर इसको पूरा करना है, देखिए टाइम ही नहीं बचेगा। ये सीएफटी पूरी रहती है, तो इस फेज से निकलना बहुत भारी है। इस चैप्टर को टाइम चाहिए था, इसमें टाइम बहुत कम दिया। चैप्टर में टर्निंग है, उसके भी जल्दी करना है। तो ये सब बच्चे एग्री हो गए होपफुली, है ना? शॉर्ट में लिखिए प्लीज, जरा टू द पॉइंट लिखिए, दैट्स बेटर ना। ठीक है, मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ अलग स्टोरीज। ड्रॉप करूँ? देखो, अब देखो एक केस आप करके देखिए, कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए जल्दी से मुझे आप इसके बारे में बताइएगा, सारी बातों का आंसर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक बात आपको बता दूं, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28, 28, 28। चलिए कीजिएगा सब लोग, फटाफट स्टार्ट करिए। कीजिए, बोलिए मत। इसका एटॉमिक नंबर 28 है, जल्दी से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, शेप निकालिए, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, अपने 82 मार्क्स से जस्टिफाइड करके दिखाइए। ये भी आंसर कर दो। आंसर है, बताओ बॉयज, फटाफट। 10 सेकंड। अब बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, राइट आंसर। करेक्ट, करेक्ट। देखिए स्टेट कितनी आ रही है? +2। +2 में आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, लास्ट में आ रहा होगा 3d8, और 4s तो खाली हो चुका। d8 इसको बोलते हैं फिर, दैट्स अ d8। सब सेटिस्फाइड है? दैट्स अ d8, 4s खाली है। ठीक है, आ रहा है सबको समझ? मेटल से कितने लिगेंड बॉन्डिंग करने आ रहे हैं? 4, 4 और मेटल का सेट चाहिए। तो मेटल ने क्या करा, किसे किसे कांटेक्ट किया? एक एस और एक, उसके बाद 3 पी। देखो यहीं से पता लग गया, यहीं से पता लग रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। शेप क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? इलेक्ट्रॉन सल्फेट है तो पैरामैग्नेटिक है।
और कैसा कॉम्प्लेक्स है? नहीं नहीं, ना इसमें आउटर कहना ना इनर इनर, क्योंकि इसमें डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब तक डी नहीं हुआ आउटर इनर नहीं कहेंगे। ना ये आउटर कैटेगरी में ना इनर, क्योंकि डी इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो डी के बेसिस पे था। तो इसलिए कुछ नहीं बोला जाएगा, बस तीन आंसर रहेंगे इसके फाइनल। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया, शेप क्लियर हो गई, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। बोला सब बॉयज एग्री हैं, बोला था आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, ये आए हम सबको अच्छे से ना, ये नॉर्मल सा केस है ये। भाई बताते हैं, रिलैक्स, अभी तो बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ही ना, उन्हें समझाना हुआ है। चलिए सब बच्चे एग्री हो गए होपफुली। यहाँ तक कोई डाउट हो बताइए। अब देखो एक केस आप करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा ना स्पेशल माना जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन, देखते हैं कौन करके दिखाता है। स्कैंडियम का कॉम्प्लेक्स है, एटॉमिक नंबर 21 है, ट्राई करिए सब लोग फटाफट। एटलीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। नोट कीजिए। हो गया। रिजल्ट बताओ यार, हमजा क्या आंसर है? गर्ल्स क्या आंसर है बताओ, बताओ पैची क्या आंसर है, बोलो फटाफट। तो आप लोग क्या आंसर है, द गर्ल्स बैठे लास्ट में। अरे जो सोचा है आपने, कोई बात नहीं। D5S हो सकता है। और कोई किसी को क्या आंसर? देखो मैं कर रहा हूँ, जब तक चेक करिएगा आप लोग क्या राइट आंसर होना चाहिए, और सब अटेंशन पे करना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, +3 आया होगा। +3 में आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो इसका डी भी खाली मिला होगा, और 4s भी खाली मिला होगा, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इसके। अब सुनो एक मिनट रुक जाओ, आप देखते रहिए प्लीज जरा। अब 3D कंडीशन ये होती है, ये 3D है और ये 4s है। सुनना पहले ध्यान से। मेटल के सामने क्या प्रॉब्लम है, उसको 6 लैगेंड से बॉन्डिंग करनी है, उसको 6 ऑर्बिटल का सेट चाहिए। सुनना पहले ध्यान से। अब मेटल ने क्या किया, अब एक बच्चे ने बोला मेटल क्या करेगी, ये सारे डी और एक एस को ले लेगी। सारे डी, 5 तो हो गए डी, एक एस, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन है, D5S। लेकिन आपको पता है ऐसा तो हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं कभी। D5S तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है पूरी केमिस्ट्री में। इसके पीछे भी लॉजिक है। हाइब्रिडाइजेशन आपको याद है, ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती थी। अब ये 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं डी, जो एक्सिस के बीच में है, 2 एक्सिस के लॉन्ग है, कैसे मिलेंगे? ये हाइब्रिडाइजेशन कभी भी नहीं होता। मेटल क्या करेगी, जानबूझ के, देखो अब सुनो, आपको सुन के कोई सरप्राइज भी लगेगा। मेटल इन पांचों डी में से 2 डी लेगी। कौन कौन से? जो एक्सिस के लॉन्ग है, D(x²-y²) और DZ²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल क्या करेगी, 2 D, एक एस और 3 पी को मिलाएगी। देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसलिए जानबूझ के मैंने क्वेश्चन दिया कि बच्चे इसको भी ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं लेगी। देखिए उसके पीछे रीजन है। शेप कौन सी बनेगी इस केस में, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल जो बनती है,
उन डी के इन्वॉल्वमेंट से बनती है जो एक्सिस के अलोंग होते हैं। लिसन माय वर्ड्स, जो एक्सिस के लॉन्ग होते हैं। अब एक्सिस के लॉन्ग कौन कौन होते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसलिए मेटल ने दो डी से कॉन्टेक्ट किया, क्या हाइब्रिडाइजेशन आया? D2sp3। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया D2sp3। शेप कैसी आई? ऑक्टाहेड्रल। बोलो आ रहा है समझ? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बोलो क्लियर हुआ? और इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? डायमैग्नेटिक। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। सब मैंने कहा ना, टेस्ट सीरीज करिए, बुक्स करिए, आपको पता लगने लग जाएगा। सब में आज जेई मेंस में आता है, वहां का टेस्ट है। नोट करो फटाफट जिससे करना है, क्विक। बताओ गर्ल्स क्लियर हुआ कुछ? कौन से दो डी लेने हैं? सारे डी क्यों नहीं ले सकते? ये सबके रीजंस बताओ हमें। और D5S कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता पूरी केमिस्ट्री में। बताइए। देखो आज हमारी वीबीडी तक पूरा हो जाएगा, सीएफटी रह जाएगी। मैंने भी सर को बोला है कि एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए। उसकी एक्स्ट्रा क्लास कभी कभी फ्यूचर में होगी, क्योंकि अब शायद ये लोग परसों से आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दें। ये कमिटमेंट है मेरा, मैं एक्स्ट्रा क्लास करा दूंगा। एक क्लास चाहिए हमें सीएफटी के लिए, आज तो हो नहीं सकती। आज टिल वीबीडी आप स्ट्रॉन्ग करो ना। आप भी सिस्टमेटिकल अपना होमवर्क करो। आज घर जाके आप लोग हाइब्रिडाइजेशन और दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म पे कमांड बनाओ। सीएफटी वाली क्लास हम कभी कर लेंगे फ्यूचर में। अभी बैठे रहिए, जस्ट वेट, इसको पूरा कर दूंगा। थैंक यू, वो जल्दी बोलना। चलिए बातें नहीं स्टूडेंट्स, होपफुली क्लियर। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था। चलिए अगले स्टेप पे आ रहा हूँ, अब कर दूं क्या? देखो अब एक चीज और सुनो, देखो अब चांस की बात है, हमारे पास ना ऐसा कॉम्प्लेक्स आ गया। देखो स्टूडेंट, ऐसा कॉम्प्लेक्स आ गया, आपको बोलता है इसके बारे में सारी बातें वही बताओ। देखो मैं करके दिखाता हूँ। आप पहले एफ की स्टेट निकालेंगे, +2 आएगी। +2 में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 3d6 आएगा, 4s खाली रहेगा। बच्चा जरा ध्यान देना, जिसको 3d6 बोलते हैं, दैट्स 3d6, ये 3d6 होता है। अरे आएगा सर, आएगा मुकेश। चलो मैं पूछता हूँ, मैं शादी देने वाला हूँ, आऊंगा 15 मिनट में। ठीक है, इसके पास घर पे ही है, उसी के पास राकेश के पास चाबी था, मैं ले लूंगा। ठीक 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 ठीक। देखिए सुनिए ध्यान से, एक बार ध्यान देना, यस खाली पड़ा हुआ है, यस खाली पड़ा हुआ है, नो डाउट एट ऑल। ठीक है, अगर सुनिए, देखिए देखो अब एक नई बात आ रही है यहाँ पे, बट स्पेशल। इस पर लाइगेंड कौन है? साइनाइड। देखिए आपको एक बात पता हो शायद, तो ये ना आपके 12th का रोल है, और मैं भी सिखाऊंगा बहुत डिटेल में। जैसे ये एक्चुअली सब सीएफटी सिखाती है। देखो ये कुछ लाइगेंड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इनको हम ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। लाइगेंड की दो कैटेगरीज होती हैं, एक वीक फील्ड लाइगेंड, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड, इनकी फील्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ताकतवर लाइगेंड होते हैं ये। देखो सुनो क्या होगा, जरा ध्यान दो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। देखो इलेक्ट्रॉन्स की ना बैक पेयरिंग करनी पड़ती है। देखो देखो सब ध्यान दो प्लीज, अब तक ऐसा नहीं हुआ। हमने 3-4 केसेस करे, किसी के अंदर नहीं हुआ, इस बार करना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको अनपेयर्ड दिख रहे थे ना, ये खुद ही डर के मारे पेयरिंग करना शुरू कर देंगे। ये सबके रीजन देंगे आपको, लेकिन इसका रीजन ना वीबीडी के पास नहीं है, इसका रीजन अगली थ्योरी के पास है, सीएफटी, जिसकी एक्स्ट्रा क्लास मैंने आपको बोली है। मतलब क्या होगा, देखो देखो इस बार हमें ऐसे करना पड़ेगा। ये पेयर था, ये भी पेयर, ये भी पेयर। देखो बैक पेयरिंग हो गई। बोला सब सेटिस्फाइड है? देखो बैक पेयरिंग हो गई। अभी नोट मत करिए प्लीज, बहुत सारी केमिस्ट्री है। ठीक है, देखो बैक पेयरिंग करा दी मैंने। इसके बाद फिर वही स्टेप है। मेटल को पता है मुझे 6 लाइगेंड से बॉन्डिंग करनी है, तो मेटल को 6 ऑर्बिटल का सेट चाहिए। तो मेटल ने किसे किसे कांटेक्ट किया? 2d, एक s, और उसके बाद 3p। देखो इनको कांटेक्ट किया। व्हाट्स हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3। व्हाट द शेप? ऑक्टाहेड्रल। इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड है, इस बार क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। और डी अंदर से यूज हुआ तो कौन है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोलो सब बच्चे एग्री हो गए? इस बार ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, सुन लो। ये जो लाइगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होते हैं। इस केस में बैक पेयरिंग करनी पड़ती है, इसको बैक पेयरिंग करते हैं। पीछे ले जाओ इलेक्ट्रॉन्स को। ये जो अकेले अकेले बैठे थे ना, अब ये पेयरिंग करना शुरू कर देंगे। यहां से टी खाली हो जाएंगे, उसको मेटल यूज कर लेंगे।
नोट कर लो उसको फटाफट। देखिए प्रैक्टिस करनी है घर जाके, आज क्वेश्चंस कर रहे होंगे बहुत सारे, नोट कीजिए। बोलो क्लियर हुआ? सेटिस्फाइड? बताओ आपको कंफ्यूजन हो, बोलो। तो हाइब्रिडाइजेशन इस पर क्या आ गया, D2sp3। शेप कैसी आ गई, ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इस बार इनर क्योंकि डी अंदर से भरा है। इनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग वाले केस में ये स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है, बैक पेयरिंग होती है। बोलो क्लियर हुआ बच्चों? इसके रीजंस मिल जाएंगे, आप घबराओ नहीं बिल्कुल भी। अब कर दूं? ठीक है, देखो अब एक सुपर केस, ये इस बार आएगा पक्का, कह रहा हूं नीट के अंदर 101%। इसको करके देखो, चैलेंज से करना सब। इसका टॉमिक नंबर है 24। चलिए करिए सब लोग, आने के पूरे पूरे चांसेस। ये 12 बोर्ड्स के अंदर भी आएगा। जल्दी कीजिए बॉयस, हाथ चलाइए, देखते हैं कौन करके दिखाता आप में से पहले। टॉमिक CrNS3 होल 63 पॉजिटिव। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। हमजा क्या क्या आंसर है? 27 किससे कोई बात नहीं, चलो कर लेंगे, सब साथ ही भी करें। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, रिमेंबर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखनी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में क्या करते हैं, बैक पेयरिंग करते हैं, बैक पेयरिंग। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में बैक पेयरिंग करते हैं। हो गया? क्या आंसर आया हमजा? मिस्टर हमजा क्या आंसर आया? ऑक्सीडेशन नंबर निकाला आपने, हमजा क्या है बताओ ऑक्सीडेशन नंबर? अरे यार कितना आया? +3। +3 में कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने, ये आ रहा होगा 3D34S0। देखिए अब सुनिए ना, ध्यान दीजिए, देखिए सब जरा अटेंटिव हो जाए जरा प्लीज। अमोनिया कैसा लाइगेंड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में क्या करते हैं, अब सुनिए, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं है। स्ट्रॉन्ग वाले केस में बैक पेयरिंग होती है, बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट ऑलवेज। सब सुन लें, ये जरूरी नहीं बैक पेयरिंग आप करेंगे। अगर किसी बच्चे ने यहां बैक पेयरिंग करा दी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, D3sp2। वो कभी हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं। सुनो ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ, यहां देखो सब लोग, देखिए कभी भी D1, D2, D3 इनके अंदर बैक पेयरिंग नहीं होती है। बैक पेयरिंग की शुरुआत D4 से होती है, D4। देखो सुन लो, ये 12th क्लास के बेसिक्स हैं, हम इसको जस्टिफाइड कर देंगे। अब 1 2 3 इसके अंदर किसी केस में बैक पेयरिंग नहीं करेंगे, चाहे लाइगेंड जैसा मर्जी लगाओ, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लगाओ। ये D3 वाला केस है, कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी इसके अंदर। इसके अंदर नो डाउट ये ऐसे कैसे रहेगा, बस सीधा, चाहे अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, कुछ भी नहीं होगा, सीधा 6 ऑर्बिटल का सेट चाहिए। कौन कौन से डी यूज किए, ऑर्बिटल यूज किए, 2D, एक S और 3P। व्हाट्स आंसर, D2sp3। और सुनो एक बात और इंपॉर्टेंट, सुनो एक इंपॉर्टेंट बात और है, एक मिनट बस रुक जाओ। ये एक ऐसा मेटल आयन है, ये एक ऐसा मेटल आयन है, इस केस में ना हमेशा एक ही शेप आएगी, एक ही हाइब्रिडाइजेशन आएगा, D2sp3। चाहे इसके साथ जैसा मर्जी लाइगेंड लगा लो, वीक लगा लो चाहे स्ट्रॉन्ग लगा लो। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, ये एक ऐसा मेटल आयन है, क्रोमियम 3+ की बात कर रहा हूं,
irrespective of nature of ligand, always hybridization is found to be D2sp3। मैं इसको अपने वर्ड्स में लिखवा रहा हूं। उसके साथ पता रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग में आप बैक पेयरिंग करेंगे नहीं इस केस में, और वीक में वैसे ही नहीं करते, तो हमेशा एक ही तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3 इस मेटल आयन के साथ। ये खास बात है। बोलो बच्चे, क्लियर हुआ? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे इसके हमेशा। और दूसरी बात, शेप रहेगी ऑक्टेडल, क्लियर ही है बिल्कुल। तो आप ना एक काम करिए, नोट करिए इसको जरा एक बार ऐसे ना हाईलाइट करो, फिर मैं एक लाइन लिखवाता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक सुपर्ब लाइन है, अल्टीमेट लाइन। Okay. ओके, पार्टी वार्टी शुरू होगी। है तो क्या? अब एक लाइन लिखिए, क्रोमियम 3+, ऐसे नोट करिए, Cr3+, क्रोमियम 3+, ऑलवेज फॉर्म, ऑलवेज फॉर्म inner orbital complexes, always form inner orbital complexes irrespective of nature of ligand. Chromium 3+ always form inner orbital complexes irrespective of nature of ligand, irrespective of nature of ligand, चाहे ligand की प्रकृति कोई भी हो, उसकी नेचर कोई भी हो, irrespective of nature of ligand। आपको इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको D2sp3 बोलना है, irrespective of nature of ligand। आई थिंक क्लियर? Yes, sir. ऐसी अल्टीमेट केस और आता है, देखो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसे भी करिएगा। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में बैक पेयरिंग नहीं होती, देखो इस केस में बैक पेयरिंग नहीं होती बच्चे, चाहे इसमें अमोनिया लगी हुई। इसके हमेशा कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं? आउटर ऑर्बिटल। आप करके देख लीजिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन पक्का sp3d2 आएगा। जैसे क्रोमियम 3+ हमेशा क्या बनाता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये बनाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कंडीशन है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। ऐसी ना मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस आपको और दे रहा हूं, देखो इसका इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के लाना, चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज, अल्टीमेट केस। एक केस ये है, ठीक है? देखो इनको आप घर से करके लाइए, इनको नेक्स्ट क्लास में भी मैं आऊंगा, इनके डाउट लूंगा और आपको सीएफटी कराऊंगा। अभी पूरी सीएफटी पेंडिंग है, एक क्लास हमें और चाहिए अभी ना। अब टर्म खत्म हो रहा है, एक्स्ट्रा क्लास कभी और करूंगा, बता दिया मैंने, सबको बोल दिया। तो टिल मैं अभी आपका वीबीडी मान के चल रहा हूँ। देखो ये बहुत डेंजरस केस है जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, और देखो ये तो एक सुपर केस है। इसकी शेप याद कर लीजिए आप, इसकी शेप होती है स्क्वायर पेनर। इसका हाइब्रिडाइजेशन बहुत डिफरेंट है, sp2d है इसका हाइब्रिडाइजेशन। आपको सुन के सरप्राइज लगेगा, sp2d। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में इतना ही कर पा रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।